मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर आपको लॉन्ग क्यू में बैठना पड़े इन केस, है ना, और आपका टाइम से जल्दी नाम नहीं आता है, तब हम क्या करेंगे? तो उसके लिए हमारे पास ये प्रिपरेशन होनी चाहिए कि आप अपने साथ कुछ फ्रूट्स, कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह होते हैं ना, कुछ नट्स वगैरह, ये सब लेके साथ में चलेंगे, और 2 बॉटल पानी का एटलीस्ट, या कम से कम 1 बॉटल पानी होना चाहिए कि भूख लगे तो आप वहीं पे अपना खा सकते हो और एनर्जी मेंटेन रहे, है ना। पता चला कुछ बच्चे क्या करते हैं, सुबह से खा के निकलते हैं और आपके आसपास कुछ होता नहीं, आप छोड़ के भी नहीं जा सकते, तब क्या करोगे? वो चीज हैंडी रहेगी। अगर वो अलाउ करते हैं अपने साथ बैग कैरी करना, तब आप ये कर सकते हो, है ना। तो अपने साथ प्रिपरेशन करके चलना, बाकी वहां पे अलाउ करना नहीं करना, मेरे ख्याल से कॉरिडोर तक तो अलाउ करना चाहिए, अनलेस आपकी एंट्री नहीं हो जाती, है ना, वहां तक तो अलाउ करना चाहिए। तो आप अपने प्रिपरेशन से जाना, और नहीं होगा तो ज्यादा से ज्यादा क्या करना, बैग रखवा देना कहीं, यही होगा। पर आप तो अपनी प्रिपरेशन रखना, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप अपनी एनर्जी बना के रख सकते हो, भूख भूख लगेगी कुछ भी होगा तो अपन ऐसे तैयार रहेंगे, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो अब बिल्कुल आप वैसे ही आंसर करोगे जैसे कि आप पैनल के सामने करने वाले हो, ठीक है। स्टार्ट करें। तो स्टार्ट करने से पहले, जैसे कि आपने बताया आपको नर्वसनेस फील हो रहा था बिकॉज मैंने कुछ चीजें रेक्टिफाई करने के लिए कहा था, तो आपको ये नर्वसनेस, ये एंजाइटी उस समय होगी और इससे 10 टाइम्स ज्यादा होगी। तो उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए, हमें ब्रीदिंग पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना चाहिए। जब भी ऐसा लगे ना कि आंसर नहीं आ रहा है मुझे, या आता है पर मैं अभी स्टक हो गई हूँ, तो गहरी गहरी सांसें लो आराम से। ये क्या होता है, कामनेस वाली फीलिंग देता है और आपके माइंड को रिलैक्स करता है, क्योंकि उस सिचुएशन में हम भाग नहीं सकते, हमें या तो आंसर देना है या तो हम उनको बोलेंगे हमें नहीं पता, ठीक है। तो उसके बीच में एक थिन लाइन होती है, तो वो थिन लाइन को होल्ड करने में हेल्प करता है ब्रीदिंग, ठीक है। तो इस ब्रीदिंग का आपको अभी से प्रैक्टिस करना है। नॉर्मली भी हम ब्रीदिंग करते हैं पर हम कभी कॉन्शियसली उस पर ध्यान नहीं देते ना, क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं सांसें, ले रहे हैं, उस पर क्या है। लेकिन अगर हम कॉन्शियस एफर्ट लेंगे ना, आराम से, देखना कितना डिफरेंस फील होगा आपको। अभी करके देख लो एक बार, आराम से करके देखो, गहरी सांस, गहरी सांस, और लंबी लो। कुछ डिफरेंस फील हुआ? रेगुलर हम ब्रीदिंग करते हैं और जब कॉन्शियस ब्रीदिंग करते हैं तो इसमें कितना फर्क है। तो होपफुली अगर इसको आप सोचो 12 से 10 बार कर लिया डेली बेसिस पे, और वहां पे भी कर लिया, तो आपको कितना आराम हो जाएगा, है ना। तो जब भी नर्वसनेस लगे, एंजाइटी लगे, और जैसे अभी भी मैं क्वेश्चन कर रही हूँ और आपको आंसर नहीं आ रहा है, तो आप ब्रीदिंग करें, और इसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आराम से आप इस चीज को करना, ठीक है। इससे क्या होगी ना, आपकी वहां के लिए भी प्रैक्टिस बनेगी कि वहां भी अगर किसी क्वेश्चन में स्टक हो गए तो आपको क्या करना है आपको पता रहेगा, ठीक है। ठीक है, तो चलिए निधि अपने बारे में कुछ बताइए, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Ma'am, my name is Nidhi Kumari. I am from Patna, Bihar. I have done my graduation in political science from Patna Women's College. I passed out in 2020, and thereafter I started preparing for bank exams. Along with the preparation, I have also been working into the content team of Yes Office. Content team, okay. What is this? What is the meaning of content creation? Ma'am, into content creation, we used to frame the questions that are according to the changing pattern of the examination, and then we proof check it, cross check the and make it error free, and thereafter we provide it to the students, okay, which helps them in pursuing their goals. So, is there any relevance between content creation and your banking job? Yes, ma'am. It's directly relatable. Actually, when I started doing this content creation, I found that it was, I felt a very good brainstorming. My conceptual clarity was also started improving. It also started improving, and I could create a proper balance. Because I was reading the same thing, and thereafter I was preparing the content of the same thing. I was also into proofreading, into which we used to cross-check the questions, and we used to find out the errors into it, and then we needed to rectify the mistakes. So it helped me a lot in enhancing my analytical skills. Okay. आप निधि मुझे सेम आंसर हिंदी में बताइए। मैम, मैंने यस ऑफिसर टीम के अंदर कंटेंट क्रिएशन में काम किया है, मैंने प्रूफ रीडिंग में भी काम किया है। कंटेंट क्रिएशन में हम लोग क्वेश्चंस को फ्रेम करते हैं, उसे क्रॉस चेक करते हैं, उसे एरर फ्री करके स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं, जो कि उन्हें अपने गोल्स को परस्यू करने में हेल्प करती है। मैंने प्रूफ रीडिंग का भी काम किया है, जिसके तहत हम लोग वहाँ पे जो एरर्स होते हैं हमारे, जिस भी क्वेश्चन में एरर जो अदर कंटेंट क्रिएटर्स ने डेवलप किया है क्वेश्चंस, तो उसे एरर फ्री करते हैं और उसे रेक्टिफाई करके और फिर स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो आपने दोनों आंसर दे दिया। अब आप बताओ, आपने कॉन्फिडेंटली फर्स्ट आंसर दिया था या सेकंड आंसर में आप ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहे थे? मैम, दोनों ही इक्वल था। एक्चुअली आई यूजुअली प्रेफर इंग्लिश लैंग्वेज बिकॉज मेरा जो एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा है वो कॉन्वेंट से रहा है,
वहाँ पे तो हम लोग जब भी हम लोग ऑफिशियली बात करते हैं तो हम लोग इंग्लिश के लिए ज्यादा यूज टू होते हैं। हिंदी में मेरी एक कमी ये है कि मैं बिहार से हूँ, तो हमारे यहाँ मैं वाला जो सीन है हम लोग हम करके बोलते हैं, और यहाँ पे मुझे मैं पे स्विच करना है। दिस इज मतलब ये ऑफिशियल फॉर्मल साउंड नहीं करता है हम करके बात करना, तो कहीं ना कहीं हमारी हैबिट होती है हम करके बात करनी, इसलिए मैं इंग्लिश पे ज्यादा स्विच करती हूँ, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जो टोन है वो टोन लैक करता है। ओके। और अगर मैं आपसे कहूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर आप मैं करके बात करें या हम करके बात करें, इट डजंट मैटर, क्योंकि हर रीजन का डायलेक्ट, हर रीजन का टोन, हर रीजन का बात करने का तरीका अलग अलग होता है, बट इट डजंट मीन कि आप गलत कर रहे हो। हाँ, ग्रामेटिकली इट इज रॉन्ग, बट आपकी अगर कल्चर में है इसी टाइप से बात करना तो ये गलत नहीं है, समझ रहे हो। और इतना तो पैनल भी समझती है, पैनल भी तो इंडियंस ही है, उन्हें भी तो पता है कि हर डिफरेंट रीजन का डिफरेंट फॉर्म होता है, डिफरेंट एक्सेंट होता है, डिफरेंट तरीका होता है ना बात करने का। पर मुझे क्या चीज लगी, मुझे आप सेकंड आंसर पे ज्यादा कॉन्फिडेंट लगे। पूछो क्यों? भले आप प्रेफर करते होगे कि इंग्लिश लैंग्वेज आप चूज करो, दैट इज गुड, बेटर है, अच्छी बात है, बिकॉज यू हैव टू डील विद कस्टमर्स, दे डोंट नो हिंदी, है ना, तो उसके लिए हमें तैयार रहना है, बढ़िया है। लेकिन जब आप फर्स्ट टाइम मुझे आंसर कर रहे थे इस क्वेश्चन का, तो आपने मुझे बहुत कंफ्यूज किया, समझ रहे हो। आप उतने एक्सप्रेसिव नहीं थे जितने आप हिंदी में थे। हिंदी में आपका आंसर मुझे ज्यादा अच्छे से समझ में आया, इसलिए मैंने कहा कि आप सेम आंसर को आप हिंदी में करिए, ठीक है। तो मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि अनलेस और अनटिल वो लोग आपको लैंग्वेज प्रेफरेंस पे ना डालें, आप हिंदी ऑप्ट करो, क्योंकि आप हिंदी में ज्यादा अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हो। ओके मैम। है ना। अब बाकी इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारा एम है मैक्सिमम इंफॉर्मेशन ज्यादा एक्सप्रेसिव वे में हम अपने पैनल तक पहुंचाएं, है ना। यही तो हमारा मीडियम, तो कुछ भी हो सकता है, लैंग्वेज इज जस्ट अ मीडियम। तो अगर वो कंफर्टेबल हैं, पैनल ने कोई पाबंदी नहीं रखी है, तो माय सजेशन इज कि आप हिंदी में उनको डिलीवर करें, क्योंकि हिंदी में यू आर मोर एक्सप्रेसिव एंड कंफ्यूजन कम क्रिएट करता है, ठीक है। ओके मैम, आई लुक इनटू दिस। और आके अगर वो कहते हैं कि आप इंग्लिश में कम्युनिकेट कर रहे हो, और सपोज कि इंटरव्यू पैनल बोल रहे हैं कि आप इंग्लिश में थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहे हो हमें, मतलब योर आंसर इज कंफ्यूजिंग, तब आप कैसे बोलोगे, तो कैसे आप उसको एक्सप्लेन करोगे? मैम उससे मैं हिंदी में कम्युनिकेट करने की कोशिश करूंगी, उनको आप जैसे वो लोग कंफर्टेबल हो सके। उनको आप ये कह सकते हो, सर, इफ माय एक्सप्लेनेशन इन इंग्लिश इज कंफ्यूजिंग, सो मे आई ट्राई इन हिंदी लैंग्वेज। अगर वो आपको परमिशन देते हैं तो आप हिंदी में स्विच करना, और इन केस वो बोलेंगे नो, एक्सप्लेन इन अनदर वर्ड्स इन इंग्लिश ओनली, तो फिर आप उसको सरल भाषा में थोड़ा समझाने की दूसरे वे में ट्राई करना, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन का सिर्फ एक तरीका का ही आंसर नहीं होता, हम अलग अलग तरीके से उसको डिलीवर कर सकते हैं, है ना। अगर मैं आपको कहूं कि बस यही तरीका है तो गलत है ना। हम चाहे नाक ऐसे पकड़े, चाहे ऐसे घुमा के पकड़े, नाक तो हम पकड़ ही रहे है ना। हमारा एम है नाक पकड़ाना, लेकिन कितने सिंपल वे में हम, क्योंकि सिंपल तो ये है ना, ऐसे घुमा के पकड़ूंगी तो मुझे भी तकलीफ होगी, समझ रहे हो आप। तो चूज वाइजली, चूज वर्ड्स वेरी सिंपल एंड जो अप्रोप्रिएट हो, करेक्ट हो, सिंपल हो, सिंपल वे में समझ में आ जाए, ज्यादा कंफ्यूजिंग ना हो, इस टाइप का वर्ड्स आप चूज करो, ठीक है। ओके मैम। टेल मी योर स्ट्रेंथ्स। मैम I have good leadership qualities. I also have good communication and convincing skills, which are very important for a banker. I'm also a very disciplined and punctual person. And moreover, I am always curious to know about the newer technology that are upcoming in the banking sector. And even I have started working on it. May I tell you the examples how I'm working on it? Okay. Ma'am, बोलिए। I have also started exploring the ways how I can use AI into banking to make my tasks simpler, so that I can complete and achieve my goals in a shorter period of time. And I'm looking for more and more ways through which I can make banking more easier for those section of society who are at the bottom of the pyramid, because financial inclusion is very important, but still after so many programs and policies, we have not been able to achieve those goals as we wanted it. So, आपका आंसर कंप्लीट हो गया। आपने एक वर्ड कहा that you have a convincing power. Okay, so let me give you a situation where a customer is very arrogant and he is not willingly to accept his mistake and he is not understanding anything, and staff is not able to manage the customer. Then how you are able to tackle that situation? How you will be able to tackle that situation? मैम फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उन कस्टमर से कहूंगी, मैं पहले उनकी बातों को सुनने की कोशिश करूंगी। फिर अगर उनके कुछ कंप्लेंट्स हैं जिसकी वजह से वो एरोगेंस शो कर रहे हैं, या फिर अगर वो एंग्री हैं, तो मैं उनके जो भी पॉइंट्स हैं, जो भी उनके कंप्लेंट्स हैं, मैं उन्हें नोट डाउन करूंगी। मैं उन्हें बोल के सुनाऊंगी भी कि हाँ आपके ये कंप्लेंट्स हैं। उसके बाद मैं उन्हें एक जेन्युइन सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगी। मैं उन्हें बताऊंगी कि हमारी बैंकिंग जो है, ये जो किस रूल्स के तहत आती है, हम लोग भी रूल्स से बंधे होते हैं, हमें रूल्स के अकॉर्डिंग वर्क करना है। मैं उन्हें अपने रूल्स के बारे में बताऊंगी, उन्हें एक जेन्युइन सोल्यूशन दूंगी कि कैसे उसे टैकल कर सकते हैं, और उसे एक पोलाइट मैनर में, जनरल मैनर में अगर मैं उन्हें समझाऊंगी तो वो मेरी बातों को समझेंगे। ओके, एंड यू आर वेरी श्योर अबाउट दैट कि आप कस्टमर डीलिंग कर लोगे अच्छे से? यस मैम।
अगर ऐसा I'll try my सिचुएशन best. आता है, ओके ओके, अगर हम आपको ऐसा सिचुएशन दिया जाता है कि स्टाफ की कमी है, क्लरिकल वगैरह असिस्टेंट जो आपके हैं वो फिलहाल छुट्टी पे हैं, एंड आपको दिया जाता है कि आपको क्लरिकल जॉब भी करना होगा, तो आप कैसे मैनेज करेंगे फिर उस चीज को? मैम, जब हम लोग रिक्रूटमेंट होती है हमारी, तो हमें ट्रेनिंग दी जाती है, तो वहाँ पे जो भी बेसिक टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, कौन से पोस्ट की क्या फंक्शनैलिटीज होती हैं, क्या उनके पावर्स होते हैं, कैसे उन्हें काम करना होता है, सभी चीज़ों के बारे में बताते हैं। जैसे अगर मेरी हायरिंग पीओ पे होती है तो मुझे क्लरिकल के भी जो फंक्शंस हैं, पावर्स हैं उनके, उसके बारे में पता होगा। तो कहीं ना कहीं मुझे हमेशा रेडी रहना चाहिए कि अगर कोई भी कहीं भी, अगर हमारे एज अ टीम मेंबर अगर मैं काम कर रही हूँ, तो मुझे हमेशा प्रिपेयर्ड रहना है कि अगर कहीं से भी कुछ भी लैग होता है, तो एट दैट टाइम आई डोंट हैव टू सी दैट आई एम वर्किंग एज अ पीओ, व्हाई शुड आई गो फॉर दिस? नो, it is my responsibility as a team member to tackle any situation that gets created in my bank. I will be dealing that. I will try to deal it. एंड फर्दर अगर मुझे और भी परेशानी होती है तो मेरे जो हायर ऑफिशियल्स हैं, मैं उनसे गाइडेंस लूंगी, उनसे पूछूंगी कि इसके तहत हम लोग क्या बेस्ट डिसीजन ले सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली मैं एक्ट करूंगी। ठीक है, तो इस आंसर को आप थोड़ा सा शॉर्ट रखना, जैसे कि मैंने कहा ओवर एक्सप्लेन नहीं करना है, क्योंकि आपके पास हार्डली 10 to 15 मिनट्स होगा, पैनल के ऊपर डिपेंड करता है, 15 to 20 भी हो सकता है, हाफ एन आवर भी हो सकता है, पर ऑन एन एवरेज देखा जाए तो 10 to 15 मिनट्स का एक इंटरव्यू सेशन होता है, ठीक है, नॉर्मली। तो आप इतने लंबे लंबे आंसर्स मत दो उनको, क्या बोलते हैं, शॉर्ट में रखो। आपने जो बोला बहुत बढ़िया बोला। आपने क्या कह सकते थे कि जब हमारी ट्रेनिंग होगी हमें गाइडेंस दिया जाएगा कि क्लरिकल थिंग्स को भी हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, क्लरिकल जॉब को कैसे मैनेज कर सकते हैं, तो अगर स्टाफ की कमी रहेगी तो मैं सारे काम अच्छे से मैनेज कर पाऊंगी। इन केस मुझे कोई डिफिकल्टी होगी तो मैं अपने हायर अथॉरिटी या हायर ऑफिशियल से हेल्प ले लूंगी। खत्म। इतने में भी तो Yes, बात ma'am. मुझे समझ में आ रही है यस मैम। है ना? तो बहुत ज्यादा डीप में घुस के एक्सप्लेन करना जरूरी नहीं है, आप ऊपर ऊपर से बोल के भी वही चीज पहुंचा रहे हो मुझे जो नॉर्मली भी आप वही बोल रहे हो, इतना डीप में एक्सप्लेन करके, ठीक है ना? तो मैंने शुरू से कहा है सिंपल रखो चीजें, सिंपल वे में। अब आपने एक टर्म यूज किया फाइनल इंक्लूजन, तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म फाइनल इंक्लूजन? फाइनेंशियल मैम फाइनेंशियल, यस मैम, फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब होता है कि हमारे जितने भी सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं सभी को बैंक से जोड़ना। कई लोग हमारे यहाँ जो है लिटरेसी लेवल कम है, एजुकेशन कम है, जिसकी वजह से लोग बहुत ज्यादा बैंक पे रिलाई नहीं करते हैं डे टू डे ट्रांजैक्शंस के लिए। तो हमें बैंकिंग को इतना फेमिलराइज करना है, इजी बनाना है, ताकि वो जो बॉटम ऑफ सोसाइटी है वो ट्रस्ट कर सके, इस पे रिलाई करे। और जब भी हमारे पॉपुलेशन की जो मैक्सिमम पॉपुलेशन होगी वो जब बैंक में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करेगी, बैंकिंग पे रिलाई करना स्टार्ट करेगी, तो उसे हम फाइनेंशियल इंक्लूजन बोलेंगे। ओके गुड। तो ये आंसर शॉर्ट में था, बढ़िया था और समझ में भी आ गया मेरे को, ठीक है। और आप जैसा जैसा आंसर दोगे मुझे क्वेश्चंस उसी में मिल रहा है, ठीक है। आपने अगर टर्म यूज नहीं किया होता फाइनेंशियल इंक्लूजन तो शायद मैं ना पूछती, लेकिन क्योंकि आपने डाला इसके लिए मैंने पूछा। तो आप देख रहे हो इंटरव्यू कहाँ घूम रहा है। आपने एक आंसर दिया, उसमें से मैंने कुछ निकाला, कन्विंसिंग पावर से सिचुएशन क्रिएट हुआ, सिचुएशन से मैंने कस्टमर डीलिंग पूछ लिया आपसे, क्लरिकल जॉब पूछ लिया, अब आपने फाइनेंशियल इंक्लूजन यूज किया तो फाइनेंशियल इंक्लूजन पूछ लिया, है ना? तो हमें बिल्कुल ना प्रेजेंस ऑफ माइंड रखते हुए ऐसे वर्ड्स का यूज करना है जो हम चाहते हैं कि अगला पूछ ले। हो सकता है कि वो ना भी पूछ, लेकिन हो सकता है मैं पूछ ही लूं। चांसेस ज्यादा होते हैं कि कई बार क्या होता है ना, बच्चा इंप्रेस करने के लिए अच्छे अच्छे हैवी वर्ड्स का यूज करता है जिसका मीनिंग उसको पता नहीं होता है। जब उसको क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है तो वो कंफ्यूज हो जाता है या अटक जाता है या वो तैयार ही नहीं होता है। तो हम ऐसे वर्ड्स को अवॉइड करें जो हमें नहीं पता है, और जैसे कि आपको पता था और आपने यूज किया तो ये आपके फेवर में चली गई, है ना? ठीक है। अब एक चीज आपने बोला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आप यूज करना चाहते हैं। आपको नहीं लगता कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज इटसेल्फ अ वेरी डेंजरस टूल? और बैंकिंग में ऑलरेडी इतना ऑनलाइन फ्रॉड हो रहा है, और एआई में अब तो हम फेशियल फीचर्स को भी पूरा कॉपी कर सकते हैं, पूरा का पूरा क्लोनिंग हो जाता है। तो आपको नहीं लगता कि ये बैंकिंग से अगर इसका मर्जिंग होता है तो ये थ्रेट साबित होगा? मैम, इसके कॉन्सिक्वेंसेस, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस बहुत सारे हैं, लेकिन फिर भी इसके पॉजिटिव जो कॉन्सिक्वेंसेस है उसे हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर चीज के जो है वो प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं, तो इसके भी हैं। लेकिन अगर इसके हम लोग प्रॉस को काउंट करें तो इसके कॉन्स से काफी ज्यादा वो काउंट होते हैं। नहीं, इतना मेरे को कन्विंसिंग नहीं लगा ये आंसर। तो आप ये कह सकते हो, हाँ बोलो मैम। ऐसा कर सकते हैं, जैसे एआई है हमारे पास, तो हमें जो अपने छोटे छोटे नीड्स के लिए बैंक के ब्रांचेस को विजिट करना होता है, अगर हम चीजों को इस तरह से सिंप्लीफाई करें, जैसे कई बार होता है कि अभी जैसे जो एजुकेटेड वेल एजुकेटेड पीपल है उनके लिए अभी इजी हो गया है कि उनकी जो अपने वो बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं, डेली की क्या ट्रांजेक्शन है वो कर सकते हैं। लेकिन अभी भी मेजर चंक ऑफ सोसाइटी हमारी ऐसी है जो उन्हें अपने जो अकाउंट का जो बेसिक इंक्वायरी है वो भी वो लोग नहीं कर पा रहे हैं ऑनलाइन। तो मुझे एआई के थ्रू उसे इतना सिंपल बनाना है कि जब मेरा, वो कहते हैं ना कि जब मेरा बैक बेंचर अगर कोई कॉन्सेप्ट को समझ पा रहा है तो मैं सक्सेसफुल हूँ, आई एम अ गुड टीचर। द सेम वे अगर मेरा जो बॉटम ऑफ सोसाइटी है, अगर वो उस चीजों को अच्छे से यूज करना, मैं उतना सिंप्लीफाई कर पा रही हूँ जिससे वो उन्हें यूज कर पा रहा है, तो फिर मैं सक्सेसफुल हूँ यहाँ पे। तो मुझे एआई को सिंप्लीफाई करने के लिए चीजों को लगाना है, जो हाई सिक्योरिटी डिसीजंस हो। ऑब्वियसली है कि वो चीजें हम एआई के माध्यम से नहीं करेंगे, हमें एक प्रॉपर बैलेंस मेंटेन करना है जिससे
ह्यूमन जो वर्कफोर्स है उसे भी इग्नोर नहीं करना है हमें, और हमारी जो टेक्नोलॉजी है उसे भी नहीं, लेकिन हमें टेक्नोलॉजी के साथ एक बैलेंस बना के चलना है ताकि हमारी बैंकिंग सेक्टर जो है वो एक्सेल कर सके। Okay. तो आपने स्टार्टिंग में एक वर्ड बोला था कि आप बॉटम रीजन में जो लोग रहते हैं उन तक एक्सेस पहुंचाना चाहते हैं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उसमें क्या रोल है? क्योंकि देखिए जो बॉटम रीजन के लोग हैं जहाँ पे बेसिक फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो आपको क्या लगता है वहां पे वाईफाई के बिना तो वैसे भी कोई काम नहीं होगा। तो और अगर वाईफाई वहां पहुंच ही जाता है, नेट का कनेक्शन हमें वहां मिल भी जाता है, तो वैसे भी बैंकिंग में अब आजकल मोबाइल बैंकिंग आ गई है, हर गाँव गाँव में हर बच्चा बच्चा मोबाइल यूज कर रहा है, तो आपको लगता नहीं है नेट बैंकिंग मोबाइल बैंकिंग ज्यादा ईजी रहेगा रादर यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज? मैम मेरे हिसाब से जो एआई टूल्स है उन्हें हमें इनकॉर्पोरेट करना चाहिए अपने बैंकिंग के एप्लीकेशंस में, जैसे कि फॉर एग्जांपल आई एम नॉट एजुकेटेड, मुझे टाइप करना नहीं आता है, तो ओरली अगर मैं वहां पे एआई के यूज से जैसे हम लोग करते हैं ना, ओके गूगल स्विच ऑफ द लाइट्स, तो मतलब लाइक दैट अगर हम ऐसा कुछ फीचर डेवलप करें जिससे ऐसा हो कि लोग इन्फॉर्मेशन पूछें और उन्हें ऑडियो फॉर्मेट में अगर आंसर मिल जाए तो कैसा रहेगा। फिर अगर जैसे अगर कोई भी इंक्वायरी करनी है मुझे, अगर वो दोनों ऑप्शंस हम प्रोवाइड करेंगे, ऑडियो में भी आपको आंसर्स मिलेंगे, आपको विजुअल फॉर्म में भी आंसर्स मिलेंगे, तो कई चीजें जैसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जैसे मुझे अपने लास्ट ट्रांजैक्शन के बारे में पता करना है, अगर एआई को इस तरह से डेवलप करा जाए, एआई को इस तरह से यूज करा जाए, तो फिर इस चीज पे काम किया जा सकता है। तो हमारी जो सोसाइटी होगी जस्ट फॉर एन अनएजुकेटेड पर्सन, ये डिफिकल्ट होगा कि वो टाइप करके अपने क्वेश्चंस को चैटबॉट से वो बातें कर सकें, लेकिन अगर वो ऑडियो फॉर्म में कर सकेंगे ये, तो ये इजी हो जाएगा ना। तो आई एम थिंकिंग ऑन दिस ओनली। गुड। तो आपने इस क्वेश्चन का आंसर तब मुझे कन्विंसिंग दिया जब मैंने खुद ज्यादा खोद करके पूछा, ठीक है। जब आपका पहला मैंने क्वेश्चन पूछा था आपका आंसर था सेटिस्फाइंग नहीं था, सेकंड आंसर वाज गुड, और उसके बाद मैंने क्वेश्चन पूछा तो आप और अच्छा एक्सप्लेन कर पाए, है ना। तो आप इसमें में समझना कि आपको मैंने मौका दिया है, जरूरी नहीं है कि आपको पैनल भी मौका दे, इसलिए आपको अपना बेस्ट आंसर देना है, उसके लिए आप रेडी हो। अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंक्लूड कर रहे हो तो यू हैव टू गिव योर बेस्ट आंसर, क्योंकि उसी से तो क्वेश्चंस बनेंगे। अगर फर्स्ट टाइम पे मैं सेटिस्फाई नहीं होती और मुझे फिर इंटरेस्ट भी नहीं आता आपकी बातों पे, तो मैं स्किप कर देती। एंड यू हैव सो मच नॉलेज अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो ये पूरा आपके फेवर में जा सकता था। समझ रहे हो आप इंटरव्यू का डायरेक्शन कैसे अपने फेवर में ले सकते थे, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज इटसेल्फ अ वास्ट सब्जेक्ट और बहुत क्वेश्चंस निकलते हैं इससे, ठीक है। तो अगर हमें नॉलेज है तो हम चाहेंगे कि अगला हमसे पूछे, है ना। और दूसरा जो सेकंड वाला आंसर आपने दिया कि बॉटम एरिया तक, यानी जो रूरल एरिया है वहां तक आपको पहुंचाना है, तो आप ना वर्ड्स जो सिलेक्शन वर्ड्स यूज कर रहे हो ना, सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स, वो प्रॉपर यूज करो। रूरल एरिया, रूरल पीपल, गांव के लोग, विलेज पीपल, ऐसे जो इजी टू अंडरस्टैंड है ना। जो बॉटम एरिया में, तो बॉटम एरिया से एक तो ना एक वर्ड सुन के थोड़ा सा नेगेटिव सा आता है कि किसके बारे में बात हो रही है, तो हमें ऐसा नेगेटिव वे में शो नहीं करना है ना। मतलब देखो, एक ये पूरा नेगेटिव नहीं है, प्योरली नेगेटिव नहीं है बॉटम रीजन बोलना, लेकिन आप सुनो ना, आप अच्छा वर्ड यूज कर सकते हो। ऑलवेज देयर इज अ चांस कि आप हमेशा एक वर्ड के ऊपर बेटर वर्ड चूज करो। आप समझ रहे हो, यहाँ पे चॉइस ऑफ वर्ड्स की बात है, ताकि आप कुछ नेगेटिव वे में रिप्रेजेंट करने वाला वो लूप होल खत्म हो जाए। आप अगर गांव के लोगों की बात कर रहे हो, विलेज पीपल बोल दिया, रूरल एरिया बोल दिया, तो अपने आप ही समझ गए, क्योंकि हमको भी पता है कि हमारे गाँव के एरिया इतने विकसित तो है नहीं, या आप स्लम एरियाज की बात करो, ऐसे, है ना। तो चॉइस ऑफ वर्ड्स मैटर, ठीक है। और दूसरा कि आपने ये कहा कि एक बैलेंस बनना चाहिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, टेक्नोलॉजी का, हमेशा हमारी बैंकिंग के साथ। तो वो जो पार्ट आपने जो वहां से वहां तक बोला ना, वो पार्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये पार्ट आपको स्टार्टिंग में बोलना था, जब आप ये सेशन को रिव्यू करोगे तो सुनना वो पार्ट, ठीक है ना। तो जो बैलेंसिंग होती है टेक्नोलॉजी की, वैसे भी बैंकिंग जो हम चल रहे हैं वो भी हमारी टेक्नोलॉजी ही है ना, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसका आप मेल चाहते हो हमारी बैंकिंग सिस्टम के साथ, जिससे कि चीजें और अच्छी हो जाए, है ना, फैसिलिटीज और बढ़िया हो जाए। तो ये चीजें जो बहुत अच्छी पॉइंट है, हो सकता है कि पैनल आपका आंसर सुनते सुनते बोर हो जाए, तो वो मेन पार्ट को कहीं स्किप कर दे, इसलिए आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सामने रखना है, ठीक है। इसलिए आंसर फ्रेमिंग बहुत जरूरी है, बहुत अच्छे वे में जरूरी है। तो वो पार्ट अगर आप स्टार्टिंग में बोलते हैं तो मैं तो बहुत इंप्रेस हो जाती, ठीक है। और आपको हर टेक्नोलॉजी का एक पॉजिटिव साइड होता है तो नेगेटिव साइड भी होता है। तो आपने जैसा कि नेगेटिव वे में तो कुछ बोला नहीं, लेकिन आप अपने आंसर में ये पॉइंट भी पुट कर सकते थे, वी नो कि ये बहुत, जैसे कि मैंने क्वेश्चन में पूछा था कि डेंजरस है ना, डेंजरस है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो हम इसको कैसे सिक्योरिटी वाइज कैसे एप्लीकेबल कर सकते हैं बैंकिंग सिनेरियो में, है ना। तो आप इसको ये भी बोल सकते हो कि हर जैसे आपने बताया, हर सिक्के का दो पहलू होता है, प्रोस भी होता है, कॉन्स भी होता है, ठीक है। तो वी नो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज डेंजरस थ्रेट, है ना, बहुत सारा मिसयूज हो रहा है इस चीज का, लेकिन हम भी तो धीरे धीरे उस चीज को टैकल करने के लिए सोल्यूशंस निकाल रहे हैं। डे बाय डे वी आर आल्सो सर्चिंग फॉर सोल्यूशंस कि कैसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और सिक्योर वे में यूज कर सकते हैं, है ना। तो कोई भी टेक्नोलॉजी जब नई नई आती है तो उसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट्स तो होता ही है, पर इवेंचुअली हम उसको सीखते हैं। इवेंचुअली जब हम आज से 50 साल पहले की बात करें, तो आप कभी सोचे थे कि बैंक की इतनी जॉब्स की जो इतना क्रेज है वो कभी होगा? बैंक
कभी गांव गांव तक पहुंचेगा, बैंक की फैसिलिटी, वाईफाई, इंटरनेट पिछले 50 सालों में अब हमने इवॉल्व किया ना ज्यादा। अब 5G 4G के बारे में हम बात करते हैं, आज से 50 साल पहले हम सोचते थे एक सिंगल डंडा भी आ जाता था तो बहुत था नेटवर्क का, है ना। Yes, तो ma'am. धीरे धीरे हम सिक्योरिटी पे काम करेंगे, कैसे कोडिंग स्ट्रॉन्ग करेंगे, एल्गोरिथम मजबूत करेंगे। तो आपको ये पॉइंट भी रखना चाहिए कि अगर कोई नेगेटिव एस्पेक्ट है तो आप उसको सोल्यूशन प्रोवाइड करो कि कैसे हम धीरे धीरे इवॉल्व कर रहे हैं। क्या बोलते हैं, जो अपने IT सेक्टर्स में जो लोग काम कर रहे हैं वो धीरे धीरे मजबूत ही तो कर रहे हैं कोडिंग को, है ना। एप्लीकेशंस को और बेहतर बनाया जा रहा है ताकि सिक्योरिटी ब्रेक ना हो, है ना। तो ये सारी चीजें भी आप इंक्लूड कर सकते हो, ठीक। Okay, ma'am. और दूसरा ये याद रखना कि अपने आंसर्स को जितना शॉर्ट रखोगे उतना अच्छा है। शॉर्ट में ज्यादा आप डिलीवर करो और अच्छा डिलीवर करो, ठीक Okay, ma'am. है। अब मैं आपकी मार्कशीट देख रही थी तो आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स इतने कम क्यों आए हैं? मैम वहाँ जो हमारे कॉलेज का था, मैं पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट से हूँ, तो वहाँ की मार्किंग स्कीम ऐसी ही होती है। आई वाज द सेकंड टॉपर ऑफ माय कॉलेज इनटू द 65%. I have scored 65% in graduation, and I was the second topper of my college in third year. I was the university topper in first year of graduation. ओके, मतलब मार्क्स देने में कंजूसी करते हैं कॉलेज वाले। Yes, मैम, मतलब मार्क्स वहाँ पे स्कोर करना काफी मुश्किल होता है। ठीक है, ठीक है। तो ये बताइए, आप पॉलिटिकल साइंस के बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, है ना, तो आप बैंकिंग में कैसे आ गए? पॉलिटिकल साइंस से बैंकिंग में स्विच होना मतलब कैसे, व्हाई? मैम मैंने जब अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया तो मुझे हायर एजुकेशन परस्यू करना था, लेकिन उस टाइम पे जो था वो कोविड का फेज था, तो मेरा जो है 1 ईयर का गैप हो गया था। उसकी वजह से मैं हायर एजुकेशन के लिए कहीं बाहर नहीं जा सकी। तो फिर मेरा रुझान हुआ गवर्नमेंट एग्जाम्स की तरफ। तो मैंने गवर्नमेंट एग्जाम्स में सबके रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस को देखा, किसकी क्या मतलब प्रॉज एंड कॉन्स हैं, और फिर मैंने एनालाइज किया कि बैंकिंग सेक्टर जो है वो मेरे इंटरेस्ट जोन को सूट करती है, तो फिर मैंने यहाँ पे मूव ऑन किया। ओके, तो आपके घर में कोई है बैंकिंग इंडस्ट्री में? Yes, ma'am. Yes, ma'am. One of my uncles is in Canara Bank. He is AGM currently. Yes, ma'am. तो आप कभी बैंक विजिट किए हो? Yes, ma'am. ओके, तो आप मुझे बता सकते हो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट बैंक में जो कल्चर चलता है सर्विस प्रोवाइड करने का, है ना, और Yes, गवर्नमेंट ma'am. कल्चर चलता है, तो उसमें क्या डिफरेंस आपने फील किया? I know. ना? I know the difference. तो चलिए थियोरिटिकली बता दीजिए कि क्या डिफरेंस सुनने में आया है या आपने फील मैम किया हो। जो हमारे पब्लिक सेक्टर के जो बैंक होते हैं, वहाँ पे जो मेजर शेयर होल्डिंग होती है वो हमारी गवर्नमेंट की होती है, और प्राइवेट सेक्टर बैंक में मेजर शेयर होल्डिंग जो होती है वो प्राइवेट ओनरशिप होती है, प्राइवेट इन्वेस्टर्स होते हैं उसमें। प्लस हमारे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में जो है प्रायोरिटाइज किया जाता है कि वो मैक्सिमम प्रॉफिट गेन कर सके, और गवर्नमेंट की जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स होती है उसका ऐसा नहीं है। वो लोअर रेट पे लोन्स प्रोवाइड करते हैं, उनका प्रोसेस जरूर थोड़ा सा स्लो होता है, लेकिन वो नीचे तबके से जो हमारे लोग आते हैं उनके डेवलपमेंट के बारे में भी सोचते हैं। उनकी जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो हाई होती है, वो रूरल डेवलपमेंट के बारे में, फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में ज्यादा फोकस्ड होते हैं। प्लस वो बहुत सारे वेलफेयर स्कीम्स भी लेके आते हैं जिसके तहत वो जो हमारे सब एरियाज के लोग हैं उनको अपलिफ्ट करने में थोड़ी हेल्प कर सके, हमारी सोसाइटी का जो है वो ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। और प्राइवेट बैंक्स में होता है क्या कि वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेंगे, उनके जो लोन्स के रेट होते हैं वो भी थोड़े हायर होते हैं, वहाँ पे फैसिलिटीज जो है वो बहुत फास्ट एंड प्रॉम्प्ट होती हैं, लेकिन उनकी CSR रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो उतनी हाई नहीं। ठीक है, तो आपने जो सेकंड हाफ में जो जवाब दिया ना कि फैसिलिटी हाई होती है, हाईली मोटिवेटेड होते हैं प्रॉफिट जनरेट करने में, और एक सेकंड, हाईली मोटिवेट होते हैं प्रॉफिट जनरेट करने में, और अपना जो गवर्नमेंट बैंक है वो लोअर रेट्स में लोन प्रोवाइड करता है, तो बेसिकली डिफरेंस ये है, तो आपको ये बताना है, ठीक है। और दूसरा जो लोअर आपने जो प्राइवेट बैंक के बारे में जो बोला था ना, जब मैंने कहा अगर मैं एक और क्वेश्चन पूछती कि अगर इतने डिफरेंस है तो हमको प्राइवेट बैंक की नीड क्या है? मैम हेलो, वीडियो हेलो, स्टक आवाज हो रहा है आपके एंड से। हाँ हाँ हाँ, मैम वीडियो और ऑडियो स्टक हो रहा है आपके एंड से। अभी ठीक है? नो मैम, वीडियो स्टक हो रहा है। वीडियो स्टक हो रहा है? अभी ठीक है, अभी ठीक है। ठीक है, अभी क्लियर है, आवाज आ रही है? वैसे तो आपने जवाब देने की भरपूर कोशिश की, दैट इज गुड, पर डिफरेंस जब पूछा जाए ना तो डिफरेंस में क्लैरिटी रखो कि एकदम साफ साफ आप एक डिफरेंस बताओ, ठीक है। और जब मैं आपको पूछूं कि भाई इतना का डिफरेंस है तो व्हाई वी नीड प्राइवेट बैंक्स, ठीक है, तब आप बताओ क्या जवाब दोगे। जब हमारे पास ऑलरेडी गवर्नमेंट बैंक है तो फिर हम प्राइवेट बैंक्स को क्यों अलाउ करते हैं? मैम अगर जैसे प्राइवेट बैंक्स को हम लोग इसलिए करेंगे क्योंकि जब हमें अच्छी सर्विस चाहिए होगी, फास्ट सर्विस चाहिए होगी, मतलब बेटर कंडीशंस पे, या फिर लोन की भी जो प्रोसेसिंग है हमारी वो गवर्नमेंट बैंक्स में थोड़ी सी स्लो है। अगर हमें तुरंत से लोन की जरूरत है जिसकी फास्ट प्रोसेसिंग हमें चाहिए, तो फिर हम उस केस में प्राइवेट बैंक्स को ऑप्ट करते हैं।
प्राइवेट उनकी बैंक सारी सर्विसेज जो है वो अप टू डेट होती है। Yes, पर आप ma'am. यहाँ पे ये भी आप बोल सकते हो कि ये बाय प्राइवेट बैंक्स में आपका ये भी एक आंसर हो सकता है जो आपने खुद ही बोला हुआ है अभी, कि जो गवर्नमेंट जॉब गवर्नमेंट बैंक होती है वो इतनी प्रॉफिटेबल ओरिएंटेड बातें नहीं करती है ना। उनको ये है कि कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन प्रोवाइड करवा दें बेटरमेंट के लिए, सारी चीजों के लिए। लेकिन क्या होता है, हमको इकोनॉमिकल ग्रोथ भी तो चाहिए। तो प्राइवेट क्या होता है, हाईली मोटिवेटेड रहता है कि प्रॉफिट जनरेट करे, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करे, और जितना ज्यादा प्रॉफिट जनरेट होगा उतना ही तो हमारे ओवरऑल इकोनॉमी अच्छी होगी, है ना। तो ये भी एक Yes, डिफरेंस है। ma'am. तो आप दोनों को बैलेंस वे में रखते हुए बताओ, क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि भाई जब ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स हैं, सॉरी बैंक्स हैं, तो फिर क्यों हमको प्राइवेट बैंक की नीड है ना। तो इसका एक अच्छा आंसर आप ऐसे दे सकते हो, ठीक है। तो निधि, आप पटना से हैं और आईबीपीएस में तो कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है ऑल ओवर इंडिया। सो आर यू रेडी टू मूव फ्रॉम बिहार टू Yes, ma'am. साउथ सदर्न रीजन? यस मैम, पोस्टिंग जो है हमारी, मतलब मेरे लिए इस बैंकिंग सेक्टर में करियर ऑप्ट करने के पीछे एक मेजर रीजन था कि यहाँ पे हर 3 सालों पे ट्रांसफर्स होते हैं, जिसके तहत मुझे डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट एरियाज में शिफ्ट होके वहाँ के कल्चर्स को देखने का मौका मिलेगा। इंडिया एक बहुत ही डाइवर्स कंट्री है जहाँ पे एवरी 10 to 20 किलोमीटर्स हमारे कल्चर्स, हमारे लैंग्वेजेस चेंज होते हैं। तो ये एक तरह से बहुत चैलेंजिंग भी है, बहुत एक्साइटिंग भी है मेरे लिए कि मैं इंडिया के हर नूक एंड कॉर्नर पे सर्विस प्रोवाइड कर पाऊंगी, मैं हर जगह के कल्चर से अवगत हो पाऊंगी। बैंक्स का इतना वास्ट नेटवर्क है कि यहाँ पे जो लार्जर एरियाज में जो सर्व करने की प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा हाई है। तो ये चीजें मुझे एक्साइट करती है। ओके, तो निधि अभी मैं एक क्वेश्चन पूछने वाली हूँ, हो सकता है पैनल आपसे पूछ सकता है, हो सकता है ना भी पूछे, मैम बट ऑडियो स्टिल स्ट्रक हो रहा है। अभी क्लियर आ रहा है आवाज? यस मैम। ठीक है, तो क्वेश्चन को कंटिन्यू करूं? यस मैम। तो मैं ये बोल रही थी कि एक क्वेश्चन मैं पूछने वाली हूँ, वो हो सकता है कि बैंकिंग पैनल, मतलब जो इंटरव्यू पैनल हो सकता है पूछे, हो सकता है ना भी पूछे, बट स्टिल आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहो, इसलिए मैं वो क्वेश्चन आपसे पूछ रही हूँ, ठीक है। ताकि वहां पे अगर रैंडम क्वेश्चन आए तो आप घबराओ नहीं, ठीक है। तो जनरली हम देखते हैं कि हमारी सोसाइटी ऐसी है कि मैरिज के बाद लड़कियों को, है ना, जाना पड़ता है हस्बैंड के पास। तो आपने जैसा कि कहा कि भाई आप डाइवर्स कल्चर देखना चाहते हैं इंडिया का, और आपको पता है हर 3 से 4 साल में आपकी पोस्टिंग बदलेगी, ठीक है। तो आप कितने मेंटली प्रिपेयर्ड हैं ऐसे जॉब करने के लिए? मैम अभी मैंने इसके बारे में सोचा नहीं। मैम जब मैं जॉब में जाऊंगी, मैं अपने वर्किंग कंडीशंस को देखूंगी, अपने शेड्यूल को देखूंगी, उसके बाद मैं एक बेटर डिसीजन पे पहुंच पाऊंगी। अभी मैंने इसके बारे में सोचा नहीं, बट डेफिनेटली आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं सिचुएशंस को बेस्ट पॉसिबल वे में हैंडल करूं। ओके, गुड। तो ये था आपका न्यूट्रल जवाब, क्योंकि अभी आपकी शादी हुई नहीं है, तो यू डोंट नो कि क्या कंडीशन होगा। वैसे ये क्वेश्चन हो सकता है ना भी आए, लेकिन देखो हमको भरोसा नहीं है ना, हो सकता है कि भाई आपके आंसर्स में मेरे दिमाग में क्लिक किया तो मैंने पूछ लिया, ठीक है। ताकि अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप रेडी रहो, घबराओ नहीं कि क्या हो गया, क्योंकि थोड़ा सा ऑकवर्डनेस तो आ ही जाता है कि भाई शादी के बारे में पूछ दिया, थोड़ा सा शर्मा जाते हैं कि क्या हो गया, शादी वादी के बारे में कौन पूछता है। तो इसीलिए है ना कि फेशियल एक्सप्रेशन में क्या चेंजेस आ रहे हैं, आप कितने क्विक हो आंसर करने में, तो ये सारी चीजें भी मार्क्स गेन करवाती है, ठीक है। तो आप न्यूट्रल रहे, आपने बोला कि मैं बाद में डिसाइड करूंगी और उस हिसाब से सिचुएशन में बेस्ट हैंडल करने की कोशिश करूंगी, ठीक है। तो आप मेंटल लेवल पे कितने स्ट्रांग हो निधि? आपको लगता है कि आप अपनी फैमिली को छोड़ के पूरे देश भ्रमण पे निकल सकते हो? मैम ये किसी भी एस्पिरेंट के लिए, किसी भी बच्चे के लिए आसान तो नहीं होता है, बट एक फेज है हमारी लाइफ का जब हम लोग घर में स्टिक करके नहीं रह सकते हैं। अगर पर्सनली हमें ग्रो करना है तो जब तक हम डाइवर्स जगहों पे नहीं जाएंगे, नए नए चीजों को एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, तब तक हमारी ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी। तो कहीं ना कहीं ये मेरे पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि मैं हर जगह के इन्वायरमेंट में खुद को अडेप्ट करना सीखूं। तो कहीं ना कहीं ये सेक्रीफाइस आज ना कल हर बच्चे को करना है। सो आई विल बी रेडी फॉर इट। ओके, गुड। अब मैं आपका जो प्रोफाइल देख रही हूँ उसमें आपने 2020 में ग्रेजुएशन पास आउट किया, ठीक है, आपका सिलेक्शन यस अब मैम। होगा। तो आप बता सकते हैं कि ये मेजर गैप क्यों आया? मैम जब मैंने स्टार्ट किया था प्रिपेयर करना, तो मेरी प्रिपरेशन काफी स्मूथ अच्छी जा रही थी, और वो कहीं ना कहीं प्रेजेंस ओरिएंटेड प्रिपरेशन ही थी, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आया था कंपटीशन के जो वास्ट कंपटीशन को जो मैं देख रही थी, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था कि मेरे प्रीलिम्स क्लियर होंगे। तो बहुत स्मूथ जा रही थी। फिर ये जो ब्रेक आया मेरी माँ की तबीयत की वजह से, तो मेरा प्रेजेंस जो था वो घर पे इंपॉर्टेंट था, तो उसकी वजह से मेरे जो एफर्ट्स हुए वो धीरे धीरे कम हो गए थोड़ा। और मुझे क्योंकि मेरा प्रेजेंस वहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, तो उसकी वजह से भी थोड़े थोड़े कम हुए। फिर उसके बाद में मैंने पार्ट टाइम भी स्टार्ट किया, जिसकी वजह से जो मेरा टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए था वो प्रॉपर नहीं हो पाता था। तो मेरा जो फोकस होना चाहिए कहीं ना कहीं फोकस डेविएट हुआ था। लेकिन लेटर ऑन मैंने जो अपनी गलतियां थी उसको मैंने एनालाइज किया, मैंने देखा कि कहाँ कहाँ मैं लैग कर रही हूँ। मैं हर सब्जेक्ट्स के बीच में प्रॉपर बैलेंस मेंटेन नहीं कर पा रही थी। मैंने उस पर काम किया और मैंने जहाँ जहाँ लैगिंग थी सबको फिल किया है, और मैं अभी कोशिश कर रही हूँ कि अब मैं जल्द से जल्द सिलेक्शन लेके सेटल हो सकूँ। ठीक है,
तो आपने अच्छा बताया, लेकिन वही है कि पॉइंट लंबे कर दिए, ठीक है, और आपने मेजर पॉइंट तो मिस कर दिया कि आप जॉब प्रोफाइल में भी तो थे, तो आप खाली नहीं बैठे थे ना, आपने ये पॉइंट बोला नहीं, आपको मौका मिला था कि आप मैम अपने फिर से उस चीज को क्वेश्चन पूछने पे मुझे मजबूर करते कि क्या काम किया, कैसे किया, है ना। हाँ, मैम बोल रहे थे, बोलो। मैम वो नहीं, बोलो बोलो। मैम वो कंटेंट क्रिएशन वाली बात पहले हो चुकी थी, तो मैंने वहाँ पे फोकस करना जरूरी नहीं समझा। प्लस मैंने यहाँ पे मेंशन किया ना कि हाँ, मैं उसके साथ साथ मैं पार्ट टाइम भी कर रही थी। कंटेंट क्रिएशन मैंने मेंशन नहीं किया, मैं पार्ट टाइम भी कर रही थी, जिसकी वजह से मेरा जो टाइम मैनेजमेंट है वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा था, तो मेरा फोकस कहीं ना कहीं डेविएट हो रहा था, जिसकी वजह से मुझे मोर देन यूजुअल टाइम लगा सिलेक्शन प्रोसेस में। ठीक है, तो क्या होता है ना, देखो वो मेरे से मिस हो गया, तो ये किसी के साथ भी होता है। जैसे देखो, आप इतना लंबा लंबा बोलते हो ना कि कहीं ना कहीं ट्रांजिशन मिस हो जाता है, वो मेरे से पॉइंट मिस हो गया, तो ये जो मेरे साथ हुआ वो पैनल के साथ भी हो सकता है। एग्री करते हो? यस मैम, यस तो मैम। इसलिए हमको अननेसेसरी बहुत ज्यादा नहीं बोलना है। आप इस चीज को छोटा भी बोल सकते थे, ये बोल के कि फैमिली इशू था या फिर मदर की हेल्थ का प्रॉब्लम था, मेरा प्रेजेंस इंपॉर्टेंट था, इस वजह से मैं कहीं ना कहीं फोकस नहीं कर पाई। साथ ही मैंने कोशिश किया कि मैं स्टडीज के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी मैनेज करती चलूं। मैंने सर पहले भी आपको ये चीज के बारे में बताया था कि मैं कंटेंट क्रिएशन का काम करती थी और साथ ही मैं प्रिपरेशन करते हुए यहाँ पहुंच गई। तो देखो, शॉर्ट में भी हो गया, फिर से होगा, फिर मुझे इंटरेस्ट होगा तो मैं फिर आपके जॉब के बारे में पूछूंगी, और कहीं ना कहीं मुझे आइडिया लग गया कि भाई ये 4 साल खाली नहीं बैठी थी, ये कर रही थी, ठीक है, इसके घर में मदर का हेल्थ प्रॉब्लम आया, उसकी वजह से ये फोकस नहीं रह पाई, फिर ये जॉब कर रही थी, इस वजह से नहीं फोकस रह पाई, और उसके बाद ये मुझे पहले बता भी चुकी थी, तो आपने उसको भी मेंशन कर दिया, जैसे कि मैंने पहले बताया था सर मैं कंटेंट क्रिएशन का काम करती हूँ, तो मैंने रिपीट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आप बहुत कुछ रिपीट नहीं कर रहे हो, एक वर्ड ही तो रिपीट कर रहे हो, है ना। तो इससे मुझे क्या हुआ, मुझे दोबारा मेरे दिमाग में आया कि हाँ भाई कंटेंट क्रिएशन का काम करती है, तो मैं फिर हो सकता है कि आपके पार्ट टाइम जो आपने जॉब कर रहे थे उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछूं, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन तो आप बता ही दोगे, क्योंकि हमको इंटरव्यू अपने फेवर पे लाना है ना। हम ऐसा आंसर फ्रेमिंग करें जिससे बार बार क्वेश्चंस मेरे फेवर पे आए, मैं वही मुझसे पूछा जाए जो मुझे आता है अच्छे से, ठीक है। समझ रहे हो इस क्वेश्चन का पॉइंट? कि और दूसरा, आप अपने लंबे लंबे आंसर्स की वजह से समझ रहे हो कि ऐसे सामने वाले भी डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं और आपका पॉइंट वो मिस आउट हो जाए, है ना। तो यहाँ तो मैंने पूछ लिया, आपने बोल दिया, लेकिन वहां तो वो होता जरूरी नहीं पूछे वो लोग, है ना। बोलो मैम। मैम अपने आंसर्स पे उसको प्रिसाइजली प्रेजेंट करने के लिए मैं काम कर रही हूँ। मैम आवाज आ रहा है क्या? बाहर का भी आवाज आ रहा है? हाँ, बाहर का भी आवाज आ रहा है थोड़ा। मैम यहाँ पे आज सरस्वती पूजा का विसर्जन है, तो उसकी वजह से ये लाउड स्पीकर क्रॉस कर रहे हैं। कोई बात नहीं, इतना भी डिस्टर्बेंस नहीं है। बाकी आपको मेरा मैसेज पहुंच गया ना, मतलब मैं क्या कहना चाह रही थी? यस मैम। ठीक है ना। आपको प्रिसाइज वे में मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन पहुंचाना है, बहुत ज्यादा आपको स्टोरी टेलिंग नहीं करनी। कहीं कहीं पे स्टोरी टेलिंग अच्छी लगती है, लेकिन हर आंसर में आप इतना इतना बोलना, दैट्स नॉट गुड। आपको वो बोलना भी एक कला है, यू नो। आप कल को सोचो आप मैनेजर बनने वाले हो, असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पे जा रहे हो, आप अगर दिन भर इतनी इतनी बातें करोगे और इतना इतना लोगों को एक्सप्लेन करते रहोगे, तो आपके पास कितनी एनर्जी बचेगी? तो आप इतना ज्यादा बात तो नहीं कर सकते वहां पे, तो आपको एफिशिएंट वर्ड्स यूज करना पड़ेगा, प्रिसाइज वे में अपना जो आपको काम करवाना है अगले को बोलना पड़ेगा और उसको भी समझना पड़ेगा। देखो, बोलना और समझना दोनों एक अंडरस्टैंडिंग है, एक कला है, समझ रहे हो। और ये डेवलप करना बहुत अच्छी बात है और जरूरी भी है आज के डेट में, है ना। क्योंकि बोल बोल के हम कितना ही बोलेंगे, तो वी हैव टू सेव कंजर्व अवर एनर्जी, क्योंकि दिन भर काम करना 8 से 10 घंटे की ड्यूटी हो सकती है आपकी, तो यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दैट, राइट। तो अगर आप इतना इतना बात करेंगे तो आप कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। अभी तो आपको इतनी बात नहीं करनी पड़ रही है, लेकिन जब बैंक पे चले जाओगे और आपको देखना पड़ेगा इतने लोगों से मुझे बात करना है, क्योंकि आपको बात करना ही पड़ेगा, बिना बात के तो काम नहीं बनेगी, बात नहीं बनेगी, तो कितना बात कर लोगे आप, समझ रहे हो। तो वो आदत अभी से बनाओ, यहीं से बनाओ, प्रिसाइज वे में आंसर देने की कोशिश करो विद मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो आज का सेशन अपन यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है। और मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताऊंगी कि आज मुझे, कल आप फिर भी कई जगह खुश नजर आ रहे थे, आज आप उतने खुश नहीं लग रहे थे, आपको पता होते हुए भी, तो वो चीज नहीं जानी चाहिए थी, वो चीज थ्रू आउट स्टार्टिंग से मेंटेन होनी चाहिए। आप एक स्माइल जो होती है ना, वो कहीं ना कहीं मिसिंग था, बीच बीच में आ रहा था, बीच बीच में जा रहा था, तो वो चीज स्टार्टिंग से होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा, आई कॉन्टैक्ट में अभी भी आपको काम करना है। आप आज भी इधर उधर देख रहे थे, आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप कितना ही अच्छा बोल लो, लेकिन अगर आप आई कॉन्टैक्ट मेंटेन नहीं करोगे तो वो कॉन्फिडेंस मेरे अंदर पास ऑन नहीं होगा कि वॉट एवर शी इज टेलिंग, कि वो खुद भी बिलीव कर भी रही है कि नहीं कर रही है। एक आई कॉन्टैक्ट वो चीज दर्शाता है, समझ रहे हो। भले आप अटक अटक के बोलो, कैसा भी बोलो, लेकिन अगर आपने आई कॉन्टैक्ट करके आंखों में आंखें डाल के बात की है, वो एक अलग कॉन्फिडेंस शो करता है। और आप कितना ही अच्छा वेल प्रिपेयर्ड, कितना ही अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स हो, अगर आप आई कॉन्टैक्ट नहीं मेंटेन कर रहे हैं, मतलब आपका कॉन्फिडेंस शो नहीं हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे तो सिर्फ मैं हूं, वहां पे आपके पास 5 से 6 पैनल होगा, समझ रहे हो। तो आपको आंसर, कोई क्वेश्चन कोई भी पूछे, आपको आंसर 5 या 6% जो भी आपसे आपको देख रहा है, आपको आंखों में आंख मिला के उनको आंसर देना होगा, ठीक है। और
अगर इसकी प्रैक्टिस करनी है तो दीवार पे एक बड़ा सा कार्डबोर्ड ले लो, 5 डॉट बना लो इक्वल साइज में, और हर बार ऐसे ऐसे हर डॉट को फोकस कर करके आप आंसर देने का प्रैक्टिस करो। ऐसा आप प्रैक्टिस कर सकते हो। या फिर मिरर के सामने खड़े होके अपना आई कांटेक्ट करते हुए आंसर प्रैक्टिस करो और देखो कि कितनी बार आप इधर उधर देख रहे हैं। तीसरा, अगर आपके घर में फैमिली फ्रेंड्स कोई अवेलेबल हैं तो अभी फिलहाल 2 से 3 लोग जितने भी लोग हैं थोड़ा थोड़ा डिस्टेंसिंग में करवा के 1 मिनट की प्रैक्टिस करो। 1 मिनट तो कोई भी निकाल लेता है। तो मैंने आपको हर टाइप का सोल्यूशन बता दिया आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो, बट यू हैव टू प्रैक्टिस। ठीक है, वैसे 5 डॉट्स वाला ज्यादा आसान है, अपने कमरे में डॉट्स बना के आप उस चीज को कर सकते हो, है ना। इससे आई कांटेक्ट, और किसी भी हालत में आई कांटेक्ट नहीं मिस होना चाहिए। ठीक है, और एक जो कल एक जील था आपके अंदर, वो जील कहीं ना कहीं मिसिंग लग रही है। कल तो फिर भी आप थके हुए थे, आज तो आप घर पे ही थे, क्लास ही कर रहे थे, है ना। तो वो एक ये जो स्माइल आप कर रहे हो ना, ये एक स्माइल अलग ही पॉजिटिविटी, ये जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप स्माइल पास करते हो ना कितना भी टफ सिचुएशन में, एक पॉजिटिविटी शो करता है। इससे उनके पास क्या मैसेज जाता है कि अगर टफ सिचुएशन भी होगा ना, काम का प्रेशर भी होगा ना, ये बंदी संभाल लेगी, ये स्टूडेंट कर लेगा। तो ये हर चीज कहने की नहीं होती, कुछ चीज फील की होती है। बोलते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो ये हम अपने आंखों से, जो पैनल है वो आपको नोटिस करेंगे, आपको ऑब्जर्व करेंगे, आपके आई कांटेक्ट से, आपके फेशियल एक्सप्रेशन से। ठीक है, एंड वॉइस मॉड्यूलेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। आपका कम्युनिकेशन स्किल्स नो डाउट बहुत अच्छा है, आप वेरी वेल एक्सप्लेन कर रहे हो, लेकिन कहाँ रुकना है ये भी आपको पता होना चाहिए। सिर्फ बहती हुई गंगा में बहते बहते हम कहीं नहीं पहुंचेंगे, समझ रहे हो। तो आपको हाँ जी, a good dancer must know when to leave the stage. Yes, of course. That is lacking. हाँ, तो दैट इज लैकिंग। आपको पता है, होना चाहिए कि आपको कहाँ रुकना है, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है ना उनके पास है कि वो आपको सुन के बैठेंगे, है ना। तो यू शुड बी वेरी प्रिसाइज व्हाइल गिविंग योर आंसर्स। ठीक है, 3 चीजें हो गई, और ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और बाकी ये था कि बीच में मुझे ऐसा लग रहा था कि आपका हाथ ऐसे 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 हिल रहा था। अब आई डोंट नो कि आप हैंड का यूज करना चाह रहे थे, क्योंकि मुझे स्क्रीन में इतना दिख रहा नहीं था, लेकिन जितना मुझे दिखा ऐसे ऐसे बीच में हो रहा था। तो ये इंटरव्यू के टाइम पे भी हो सकता है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, हाथ को ऐसे कॉन्स्टेंटली रखो, शोल्डर्स को रोल बैक करके। ठीक है, तो ये जब रोल बैक होता है ना, तो ये कॉन्फिडेंस दिखाता है। ये स्ट्रेट होना चाहिए, ड्रूपी नहीं होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए। करो, अभी स्ट्रेट है, रोल बैक करो। यस, रोल बैक करना है, ऐसे रोल बैक करो, करो, यस, है ना। और थोड़ा सा स्टमक को टक इन करना है, समझ रहे हो। स्टमक जो ऐसे करके तो पेट बाहर नहीं निकल जाता है, उसको टक इन करो थोड़ा। और इसकी प्रैक्टिस अभी से करो, डेली 10 मिनट ऐसे बैठ के मिरर के सामने आंसर्स देके। इससे क्या होगा, आई कांटेक्ट वाला भी प्रैक्टिस हो जाएगा, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस भी आपको दिखेंगे, और बैठने की भी प्रैक्टिस होगी, क्योंकि वहां 10 से 15 मिनट आपको ऐसे बैठना है, क्योंकि ये आपका बॉडी लैंग्वेज है। ये आपका दिखा रहा है कि आप नर्वस नहीं हो, आपको इंटरेस्ट है। ये क्या दिखा रहा है, लैक ऑफ इंटरेस्ट, कोई इंटरेस्ट नहीं है। होता है तो सिलेक्शन ठीक है, नहीं होता तो रहने दो, मैं फिर आऊंगी अगले साल, है ना। ये आपका दिखा रहा है, यस आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, मुझे इसी साल सिलेक्शन चाहिए, मुझे इसी साल लो आप। ठीक है, तो वो कंधे का इंपॉर्टेंस है, हाथों का इंपॉर्टेंस है। अगर आप हाथ यूज कर रहे हो तो इतना कर सकते हो, आप कुछ भी बोलने के टाइम ये कर सकते हो। नहीं से अच्छा कुछ तो सही, लेकिन ऐसे ऐसे बीच में शेक नहीं होना चाहिए। या तो स्टेडी आप रखो, स्टेडीली उसको रखो। मैंने नोटिस भी नहीं किया ये कब बात हुआ। आप सेशन देखना, ठीक है, इसीलिए तो हम बैठे ना नोटिस करने के लिए। ठीक है, तो ये आपकी मिस्टेक्स हैं, ये आप होपफुली अब करोगे, इसको रेक्टिफाई, है ना। इस पे काम करो, और मिलते हैं, या तो कल मिलेंगे, नहीं तो परसों मिलेंगे। ठीक है, ओके मैम। एंड कल से क्या था, हाँ पूछो बोलो मैम। ड्रेस कोड के बारे में पूछना था। ड्रेस कोड आपका सारी सही है, आप कंफर्टेबल हो तो आप बिल्कुल पहन सकते हो, पर एलिगेंट वे में पहनना, जैसे प्रोफेशनल वे में होता है। और दूसरा, साड़ी से आपको एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि व्हाई यू चोज टू वियर साड़ी, बताइए। मैम, ये ना मेरे कॉलेज का कल्चर रहा है, तो हमारे यहाँ जो भी होता था, कोई भी इवेंट होता था, तो हम लोग सबसे ज्यादा ऑफिशियल वेयर में साड़ी को प्रेफर करते थे। बट प्लस हमारे यहाँ साड़ी का कल्चर इतना ज्यादा था कि साड़ी हमारी एक इमोशन है, तो और वो बेस्ट फॉर्मल लुक भी देता है। तो इसलिए मेरा जो पर्सनली मन था वो साड़ी पे ही केवल था मैम। लेकिन सभी लोग सजेस्ट कर रहे हैं कि वो हेवी हो जाएगा साड़ी, तो यू शुड ऑप्ट फॉर अ फॉर्मल सूट। तो अगर मैम मैं सूट के लिए ऑप्ट करती हूँ, तो क्या ये, जैसे अभी मैंने प्रिंटेड पहना है, तो क्या ये प्रिंटेड पहन सकती हूँ, या फिर मुझे एक प्लेन विदाउट एनी प्रिंट एकदम सिंपल कुर्ता ही ऑप्ट करना होगा? प्रिंटेड आप पहन सकते हो, पर इतने बड़े प्रिंट्स नहीं, छोटे छोटे प्रिंट्स जो सोबर लगे। ठीक है, और दूसरा प्लेन कुर्ता रहेगा तो ज्यादा अच्छा है। और साड़ी में भी कोई बुराई नहीं है, इट्स जस्ट द मैटर ऑफ फैक्ट कि भाई आप बैंक पैसे जाने वाले हो क्या। आपको ऐसा नहीं है, ये दोनों वे में आपको पॉजिटिव इंपैक्ट भी दे सकता है साड़ी, और आपको नेगेटिव वे में भी दे सकता है। कैसे, देखो, साड़ी हमारे भारत का सभ्यता है, हमारे यहाँ सब पहनते हैं। आप साड़ी पहन के इंटरव्यू देने जा रहे हो, उसमें कोई बुराई नहीं है। बट अगर क्वेश्चन एक अराइज होता है, या तो वो पूछेंगे या तो वो नहीं पूछेंगे, दैट्स इट, यही होगा। हो सकता है वो हाईली इंप्रेस हो जाए आपसे, क्योंकि यूजुअली कोई वेयर नहीं करता, तो आप हट के वहां पे लगोगे, आप हट के दिखोगे वहां पे।
तो उनको अगर ये लगता है कि हाँ हमें इंप्रेस करना है, तो यस ऑफ कोर्स यू हैव टू गिव योर 100%। आपको इंटरव्यू में सबसे अच्छा करना है, तो विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी तो मैटर करता है ना। तो आप, अगर आपका आंसर भी ये पॉइंट भी होना चाहिए था कि और सर आई एम वेरी मच कंफर्टेबल इन साड़ी, मैं बहुत सालों से पहन रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब आप ये बोलोगे ना आई एम कंफर्टेबल, तो उनको भी समझ में आएगा यस ये सिर्फ हमें इंप्रेस करने के लिए नहीं पहनी हुई है, शी इज एक्चुअली कंफर्टेबल। क्योंकि हमको दिन भर काम करना है, तो हमें कंफर्टेबल भी तो फील होना चाहिए ना। समझ रहे हो? अब मैं साड़ी पहनी हूँ, मुझे गड़ रहा है, मैं काम पे फोकस नहीं कर पा रही, तो मेरा अटायर का वैल्यू 0 हो जाता है। मैम मैं इस चीज को तो जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगी कि हाँ मैं ज्यादा कंफर्टेबल हूँ साड़ी में, लेकिन हाँ मैम ऐसा है कि आई फील मोर कॉन्फिडेंट इन साड़ी। यस, Unless ये पॉइंट आप बोल सकते हो, यस आई फील मोर कॉन्फिडेंट एंड कंफर्टेबल। आप बोलिए ना, आप कंफर्टेबल हो तभी तो आप पहने हो, और वहां पे आप दिखाओगे ना अपना 100% की यस। और कौन सा वो आपको यही कहेंगे कि सिलेक्शन के बाद आपको साड़ी ही पहनना है, ठीक है। लेकिन अगर आपने चूज किया है साड़ी, तो साड़ी इज नॉट अ रॉन्ग अटायर। हमारी भारत की संस्कृति है, पहनते हैं, कल्चर है। अगर आप कॉन्फिडेंट हो, यू मस्ट वेयर साड़ी, कोई इशू नहीं है। पर आपको जरा सा भी 2% भी डाउट आ रहा है अपने ऊपर, सेल्फ डाउट आ रहा है कि नहीं सब कह रहे हैं फिर नहीं हुआ, तो अगर ऐसे थॉट्स आ रहे हैं तो फिर कुर्ती इज द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि वो तो सदाबहार है। ओके मैम। और भीड़ से अगर हट के दिखना है, तो थोड़ा सा रिस्क तो आपको भी लेना होगा, समझ रहे हो। एंड रेस्ट तो आपका प्रेजेंटेबिलिटी है, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड है, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर है, आप कैसे डिलीवर करते हो। और क्यों नहीं, बिल्कुल आप जो आपको जैसा अच्छा लगता है आप करो, लेकिन साड़ी गलत नहीं है। अगर आप चाहो तो आप पहन सकते हो, बट इट शुड बी इन अ वेरी फॉर्मल लुक, वेरी फॉर्मल लुक, है ना, बिल्कुल फैंसी नहीं। आप कॉटन और जो मैम वो सेम साड़ी जो मैंने फोटो शेयर किया था, वो सेम साड़ी है। वो सारी वो फोटो में formal- तो सही लग रही है, बिल्कुल सही लग रही है। यस मैम, वो हमारी कॉलेज की साड़ी है, उससे हम लोग कॉन्वोकेशन वगैरह में यूज करते हैं। हाँ, तो एक बार मैं और देख लेती हूँ। बाकी अच्छा है वो साड़ी, अगर इफ यू वांट यू कैन वियर दैट, कोई इशू नहीं है। बल्कि ये एक अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा, ये ऑफ व्हाइट कलर में ना। यस मैम, ग्रीन कलर की साड़ी। यूपीएससी वगैरह ये सब में तो पहनते ही हैं पिंक कलर की साड़ी। मुझे गोल्डन ऑफ व्हाइट उसमें दिख रहा है। नो मैम, ये क्रीम कलर की साड़ी है और गोल्डन कलर का बॉर्डर है। क्रीम कलर का ना, मैं पिंक कलर सुन ली थी। क्रीम कलर, क्रीम कलर। यस यस, बढ़िया है ये साड़ी। और इसके साथ मुझे ये क्वार्टर स्लीव ब्लाउज पहनना है। हाँ, क्वार्टर स्लीव्स ब्लाउज पहनोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, बिल्कुल यहाँ तक, एल्बो लेंथ तक, एल्बो लेंथ या यहाँ तक। लेकिन ये मत ऑप्ट करना, या तो यहाँ नो मैम, या तो यहाँ तक, ठीक है, समझ गए, यस मैम, है ना। 3/4 स्लीव्स बेस्ट है, या एल्बो लेंथ यस तक, मैम। तो बिल्कुल आपको फॉर्मल लुक देगा। और साड़ी में कोई इशू नहीं है, आप चाहो तो साड़ी बिल्कुल पहन सकते हो, बल्कि आपको ये भीड़ से हट के लगने का मौका दे सकता है। क्योंकि जनरली आजकल की बच्चियां कंफर्टेबल नहीं होती हैं साड़ियां में, इसलिए वो नहीं जाती हैं। बट इफ यू आर कंफर्टेबल देन यू शुड वेयर, क्या दिक्कत है। आपको हो सकता है ज्यादा मार्क्स मिल जाए, हो सकता है आपको क्वेश्चन इससे पूछ लिया जाए कि वाई साड़ी, तो आप उसका भी जवाब बढ़िया आपके पास है। और ये जरूर बोलना कि आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट, क्योंकि आप हो, तो जो हो उसको बोलना है। बिकॉज हम इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस के साथ साथ आपकी ऑनेस्टी भी देखते हैं, आप बिल्कुल वो चीज फील करके कह रहे हो कि नहीं, ये भी तो मुझे पता चलेगा ना। यस मैम। ठीक है, और कोई कंफ्यूजन? नो मैम। और मैं आपको कुर्ती का वो टाइप्स भेज दूंगी, अगर आप कुर्ती वेयर करना चाहते हो तो कुर्ती की मैं बता दूंगी आपको कैसा पहनना है, ठीक है। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में, और होपफुली मैंने जो आपको मिस्टेक्स बताया है वो करना है। और आपका पॉजिटिव साइड भी बता देती हूँ, आपका जो फ्लो है वो बहुत अच्छा है, आप ऐसे अटकते नहीं हो, यू आर गुड while explaining things, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स आर गुड, लेकिन लर्न वेयर टू स्टॉप, ठीक है। ये कमी है, उसको अपन करेंगे। तो एक दिन का टाइम ले लो, कोई बात नहीं, या कल मिल सकते हैं या परसों मिलेंगे, आई विल इन्फॉर्म यू, और उस हिसाब से फिर अपन आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ओके मैम, चलो फिर, थैंक यू सो मच मैम। वेलकम। और कुछ पूछना? नो मैम। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। ओके मैम।